ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था अभी, इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं। अब उस केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत ही हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ही हमने क्या देखा था, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड कि अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारे जीडीसी मेंस में लिखने के लिए तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो, और हमने कल बताया, मतलब हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, सॉरी शेयरिंग नहीं, शेयरिंग से कोवेलेंट बनते हैं। आयनिक बॉन्ड बनते हैं लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल है, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो किसके किसके बीच में बनता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किसके किसके बीच में बनता है, बिटवीन नॉन मेटल। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, तो शेयरिंग या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करते हैं तो यही कह रहा है कि ionic bond is also called an electrovalent bond, is a type of chemical bond formed by the complete transfer किसका, of one or more electron from one atom to another, usually in the formation of positively charged cation and negatively charged anion। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल यही ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो ये क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड जो है इसमें सोडियम मेटल है और क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको देगा, ये क्या हो जाएगा 2 और इस पे हो जाएगा सोडियम। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन के फॉर्म में बन जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि शेयरिंग होती है, शेयरिंग की वजह से, हाँ, तो शेयरिंग होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यूजुअली इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। अब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहला होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम जो ले रहे हैं उसकी वो इतना ज्यादा आयोनाइज हो जाए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही ना कर पाए। हम बॉन्ड कब बनेगा, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो, और स्टेबिलिटी कब मेंटेन होगी, जब ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा मेटल या नॉन मेटल ले लें जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उस ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये है, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। मेटल शुड इजिली अट्रैक्ट, मेटल जो है वो इजिली अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटल शुड इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे जो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से एक्सेप्ट करती है। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल क्या होता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की लो होनी चाहिए ताकि ये इजिली अट्रैक्ट हो सके।
और नॉन मेटल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये नॉन मेटल शुड इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके इजिली। उसके बाद लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए एक जो है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि कभी भी ये नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन बॉन्ड बनाए, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो और एक ऐसा चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो, तभी ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.7 का, 1.7 का डिफरेंस होगा तभी ये कहते हैं कि ये बन पाएंगे हमारे आयनिक बॉन्ड। अगर इससे कम का डिफरेंस हुआ, मतलब इतना होना चाहिए या इससे इससे ज्यादा का होना चाहिए, इससे कम का हुआ तो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे। दूसरा, हाई लैटिस एनर्जी स्टेबलाइजेस आयनिक कंपाउंड। लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होती है कि मान लीजिए एक एटम है और एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो एक मॉलिक्यूल बनने में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एटम से वो मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनने में जितनी एनर्जी लगती है, एक मोल या एक मॉलिक्यूल बनने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए ताकि ये आयनिक कंपाउंड को स्टेबिलाईज कर सके, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई जो है लॉस करेगा, तो उसमें जो एनर्जी निकल रही है तो वो उस तरह ज्यादा होना चाहिए ताकि ये स्टेबिलाईज कर सके आयनिक कंपाउंड को। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन नेचर, नहीं सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए एंड क्रिस्टलाइन नेचर होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहे। जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, वो क्रिस्टल है, ज्यादातर हम देखते हैं कि मेटल क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, तो मेटल होगा क्रिस्टल के फॉर्म में होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही आयनिक बॉन्ड के लिए सुटेबल होंगे जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रिस्टल होगा, क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे, वही जो होंगे वो सुटेबल होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो चाहिए होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत तेजी से अगर मेल्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बदला तुरंत मेल्ट हो गए, थोड़ा सा टेम्परेचर बदला तुरंत बॉयल होने लगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बदले तो तुरंत मेल्ट ना हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो वो तुरंत बॉयल ना करने लगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो शेयर से बनता है, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं, मतलब तुरंत टेम्परेचर बदलो, मेल्टिंग बढ़ गई, कम हो गई, इस तरह। लेकिन आयनिक बॉन्ड में जो भी हम लेंगे कंपाउंड या जो भी एटम लेंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए, और नॉन वोलेटाइल, पता चले कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तुरंत कहते हैं कि इवेपोरेट हो गया, तो आयनिक बॉन्ड वही बनाएंगे जो नॉन वोलेटाइल होंगे, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी जो है हाई होनी चाहिए। क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन होंगे, मतलब हम देखते हैं ना मेटल वेटल जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, भार ज्यादा होता है, तो वही आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सॉल्युबिलिटी, अब देखिए ये किस में सॉल्युबल, जो भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो भी एटम, वो क्या होंगे, पोलर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जैसे वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे वो। लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, या फिर और क्या हो जाएगा, बेंजीन हो गया, इन तरह में ही, इन सब में ये नॉन सॉल्युबल होने चाहिए, ठीक है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक नेचर, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट होंगे तभी तो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि अगर उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो अपने आयंस में टूट जाए, तो ये आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रोलिटिक नेचर होना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अगर आयनिक बॉन्ड पे आ गया तो हमें उसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस भी बतानी होगी। पहला बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, अगर जैसे बॉटनी में आएगा ये क्वेश्चन तो हमारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हमें देखना है क्या, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन सेल्स। हमें पता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे, आयंस जो होते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब मेंटेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो वाटर पोटेंशियल जो है
मतलब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कैसे आयन प्रेजेंट है। वो वाटर जो है वो मतलब बहुत ज्यादा प्योर है कि आयन प्रेजेंस होने की वजह से बहुत इम्प्योर है। उसके बाद अगर हम उसकी बात करते हैं, वैक्यूल की बात करते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, तो वैक्यूल की जो उसको मेंटेन करके रखता है वो पोटेशियम आयन करता है। अगर उसी हिसाब से हम देखेंगे, स्टोमेटा की ओपनिंग देखेंगे कि टर्जिडिटी मेंटेन हो रही है, तो उस हिसाब से वाटर अंदर जाएगा बाहर जाएगा। तो आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सोडियम आयन हो चाहे वो पोटेशियम आयन हो। तो ये चीज है कि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है सेल्स में वो कौन मेंटेन करता है, ये सब आयंस जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयन जो होते हैं, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है कि कैल्शियम आयन जो होता है वो किसके लिए जरूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरी है। और कैल्शियम आयन ही है जो कि इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करके किसी भी नॉन मेटल को देके आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी होंगे। एसिड बेस बैलेंस, हमें पता है कि एसिड H प्लस OH माइनस, जो H प्लस देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो OH माइनस एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं H प्लस भी तो एक आयन ही है, OH माइनस भी आयन है, तो ये एसिड बेस बैलेंस भी करते हैं। एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स, रिपोलराइजेशन स्टेट कि मतलब जब सोडियम आयन जो है वो सेल से बाहर जाएंगे तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, उसमें सेल रिपोलराइज हो जाएगी। उसके बाद अगर पोटेशियम के लिए चैनल खुल जाते हैं, तो ये सब कब हो रहा है, तब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब -70 मिली वोल्ट होगा, कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आयंस पे डिपेंड कर रहा है, सोडियम आयन पे, पोटेशियम आयन पे। उसके बाद हम बात करते हैं तो रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी, मेंटेन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो कौन मेंटेन करता है, आयन। जैसे अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की बात करते हैं तो इसके लिए जिंक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये साइटोक्रोम फॉस्फेटेज जो है, ठीक है, इन सब के लिए कॉपर आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं ये आयन जो है ये भी क्या है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम के, हर एंजाइम के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेट इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जाए, तो जो सॉयल में जो भी होते हैं वो रूट जो है, प्लांट की रूट डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। वो जब तक, जैसे नाइट्रोजन को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक नाइट्रेट आयन के फॉर्म में न रहे, नाइट्राइट आयन के फॉर्म में न रहे, तब तक सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स है वो रूट एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में फिर जब आयंस के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करेगी नाइट्रेट फॉर्म में, फिर वो प्लांट तक जाएगा और नाइट्रोजन की क्राइटेरिया, मतलब नाइट्रोजन की जितनी भी जरूरत है उसको फुलफिल करेगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी मदद कर रहे हैं आयंस। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या हो जाएंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एज आयन। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आयन के, मतलब आयन से एब्जॉर्ब होती हैं। सीधे सीधे अगर आप खा लिए तो आप कहे कि हम सीधे ये खा ले और सीधे ये नहीं, वो आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, आयन से पहले हमने जो भी खाया उसका आयोनाइजेशन होगा, फिर उसके बाद वो आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे। तो सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कैसे, आयंस की तरह। आयनिक इंटरेक्शन हेल्प मेंटेन सेल टर्गर, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम आयन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। हम स्टोमेटा ओपन या स्टोमेटा क्लोज कंडीशन की बात करते हैं तो वैसे होता है कि जब पोटेशियम आयन जो होता है वो टारगेट प्रेशर को बढ़ाता है, लीफ की टर्जिडिटी को बढ़ाता है, तो जिससे जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, टर्जिड हो जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे कंडीशन नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएंगी, प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोडियम आयन का रोल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा के ओपन होने में, क्लोज होने में, तो यही है कि ये टर्जिडिटी के लिए मेंटेन होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम आयन जो होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रेगुलेट होते हैं, वैक्यूल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी पोटेशियम आयन यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैल्शियम आयन स्टेबलाइजिंग मिडिल लैमला। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट जो होती है मिडिल लैमला जिसकी बनी होती है, वो मिडिल लैमला जो होती है वो कैल्शियम पेक्टेट के, और कैल्शियम पेक्टेट को बनाने में कैल्शियम आयन जब जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिडिल लैमला के फॉर्मेशन में उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे भी आयंस का रोल आ गया। उसके बाद करते हैं मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है किसका, बिल्कुल क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का क्या है, मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल एटम है। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, वो स्टेबल ही नहीं होगा। तो इसलिए रूबिस्को का भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी मैग्नीशियम आयन जो है वो सेंट्रल एटम होता है। फियोफाइटिन के लिए भी आयंस जो होते हैं, फियोफाइटिन बनाने के लिए भी आयंस का
मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड क्रूशियल फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक एंड सिग्नलिंग, हमने पढ़ा है सिग्नलिंग में आयन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आयन का क्या क्या रोल है, ये है इसका इंपॉर्टेंस। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रोलिसिस, ग्लास, सिरामिक्स एंड वेरियस केमिकल्स। ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास को बनाने के लिए सिलिका SiO2, उसके बाद आपका पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, तो ये कहीं ना कहीं एक आयनिक बॉन्ड से तो मिलके बने हैं। सोडियम और कार्बोनेट आयन, सोडियम कैटायन है, कार्बोनेट एनायन है, पोटेशियम कार्बोनेट आयन, पोटेशियम कैटायन है, कार्बोनेट एनायन है। तो इस तरह से ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये, और उसके बाद फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स में हम लोग देखते हैं कि NPK लिखता है, तो ये एलिमेंट है, फिर इसमें फास्फेट आयन इतने होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पोटेशियम आयन इतने होते हैं, तो ये फर्टिलाइजर। और इन सब के लिए इंडस्ट्री में भी जो आयंस हैं या जो एटम आयनिक बॉन्ड बना के मतलब आयनिक बॉन्ड बनाए हैं, वो सब इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस में मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इन्फ्लुएंस सॉइल पीएच, बिल्कुल। पीएच जो होता है वो हम कैसे देखते हैं कि जहाँ पे H+ आयन कम होंगे, ठीक है, वहां पे पीएच जो होगा वो ज्यादा होगा, और जहाँ पे H+ आयन ज्यादा होंगे वहां पीएच कम होगा। तो पीएच कैसा है, वो कहीं ना कहीं मतलब वो सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके पीएच पे ही डिपेंड करता है। और पीएच किस पर डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके आयंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी, इन्फ्लुएंस सॉइल पीएच और रेगुलेट न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग को रेगुलेट करते हैं। अब क्या है, क्या एडवांटेज है आयनिक कंपाउंड्स का, तो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बदले और मेल्ट हो गए, टेम्परेचर चेंज किया इनकी बॉइलिंग पॉइंट में इशू आ गया, तो क्यों, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तभी ये रिजिड फॉर्म में रह पाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह पाते हैं। तो ये इनका एडवांटेज है, ये जल्दी जल्दी नष्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई जो हम पढ़ चुके हैं। एक्सीलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस स्टेट, बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट्स तो वही होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बने हैं। एक्वस फेज में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो मतलब अपने आयंस में डिवाइड हो जाए, तो यही चीज है कि एक्सीलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एक्वस फेज में। हाई क्रिस्टल स्टेबिलिटी, क्रिस्टलाइन नेचर हमने यहाँ पढ़ा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्रिस्टलाइन नेचर है, तो यही इसका एडवांटेज भी है कि क्रिस्टल स्टेबल होते हैं, क्रिस्टली स्टेबल होती हैं, इजी प्रिपरेशन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन होता है, अभी हम जैसे हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, उसमें तो ये भी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये इसमें ये इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम जो हमारे लिविंग सिस्टम में जो भी चीजें पाई जा रही हैं वो क्या है, आयनिक ही है, आयनिक बॉन्ड से मिलके बनी है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारी चीजों में कहीं ना कहीं आयंस का रोल है। अगर आयंस नहीं होंगी तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आयंस नहीं होंगे तो हमारे माउथ में और फिर हमारे स्टमक में जैसा एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं ये कंस्टिट्यूएंट है लिविंग सिस्टम के लिए। और जब आयंस का रोल नहीं होगा तो हम जो भी खाएंगे डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो लिविंग सिस्टम पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी। तो आयंस का रोल है। दूसरा क्या है, अब लिमिटेशन की बात करें कि आयनिक बॉन्ड्स का लिमिटेशन क्या क्या है, तो पहला ब्रिटल इन नेचर, बहुत दृढ़ होते हैं, हमने पढ़ा पहले ही कि क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, क्रिस्टल के बने होते हैं, तो ये ब्रिटल होते हैं। पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन सॉलिड स्टेट, देखिए ऐसे तो ये इनका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे एक्वस फेज में हमने देखा, एक्वस फेज में क्या देखा कि ये एक्सीलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब अगर पानी में घुलेंगे तो ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाएंगे और इजिली चीजें वो हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, अगर किसी सॉलिड में देखें तो इसका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, तो ये जो होता है ये बहुत कम होता है। पुअर इलेक्ट्रिक, सॉलिड स्टेट में पुअर मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत बेकार होता है। और सॉल्युबल मेनली इन पोलर सॉल्वेंट, अब सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है ना, ठीक है, ये लिमिटेशन है क्योंकि पोलर सॉल्वेंट कितने हैं ही, और उसके बाद उसमें सिर्फ सॉल्युबल है तो एक लिमिटेशन हो जाएगी।
तो ये रहा हमारा आयनिक बॉन्ड कि अगर आयनिक बॉन्ड पे हमको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ गए और ये बताने के लिए कि उसका एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो ये सब हम मेंस में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे हम अब आगे का जो चीजें हैं कोवलेंट बॉन्ड और नेक्स्ट चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।